Dear student, now we are going to discuss a very complex and very tricky topic of the today discussion, that is women's marital privacy. It is very important topic, and after the decision of the Justice K.S. Puttaswamy and Joseph Swine versus India case, now there is a debate under the Hindu society as well as the Indian women's, that ki after the marriage, what is the right to privacy as far as the individual women, especially the marital women is concerned, कि विवाह के पश्चात एक पत्नी के निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का क्या अर्थ होता है। क्या भारत में अभी भी पुरुष प्रधान समाज होने के नाते शादी के बाद एक हस्बैंड का, एक पति का अपनी पत्नी के शरीर पर पूरा अधिकार होता है? क्या पति अपने पत्नी के शरीर का स्वामी होता है? क्या पति जैसे चाहे अपनी पत्नी के को भोग विलास की वस्तु बना सकता है? क्या शादी के पश्चात हर निर्णय, चाहे वो सेक्स का निर्णय हो, चाहे बच्चे पैदा करने का निर्णय हो, चाहे गृहस्थ आश्रम को चलाने का निर्णय हो, चाहे कंट्रासेप्टिव लेने का निर्णय हो, चाहे परिवार नियोजन का निर्णय हो, क्या हर निर्णय में सिर्फ पति ही अपनी मनमानी करेगा? क्या पत्नी को उसके शरीर की प्राइवेसी का कोई अधिकार नहीं है? शरीर को प्रोटेक्शन का कोई अधिकार नहीं है? इन तमाम पहलुओं पर हम आज इस चर्चा में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में विमेंस राइट टू प्राइवेसी और मैरिटल प्राइवेसी का क्या मतलब होता है। क्योंकि प्राचीन काल में देखें तो भारत में शादी के पश्चात महिलाओं को प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होता था। जैसा ज़्यादातर कहा जाता था कि जैसे ही प्यूबर्टी प्राप्त हो जाए, एक स्त्री को प्यूबर्टी प्राप्त होती है, पिता उसकी शादी कर देता है। चाइल्ड मैरिजेस जो है भारत में प्राचीन काल से ही बड़े पैमाने पर प्रचलन में थी। शादी के बाद एक लड़की का अपने पति के घर में जाकर पति के द्वारा दिए गए घर में निवास स्थान करने का और पति द्वारा दिए जाए जैसे भी जैसे और जिस प्रकार से रखा जाए उस प्रकार से रहने की आदत प्राचीन काल से ही लड़कियों को मजबूरीवश या आप कह सकते हैं कर्तव्यवश ऐसा किया जाता था। प्राचीन काल से ही लड़कियों को ये बताया जाता था कि शादी के पश्चात उसका पति ही उसका मालिक होता है, उसका पति ही परमेश्वर होता है और पति की सेवा करना ही उसका परम कर्तव्य होता है। अतः अगर आप मनुस्मृति को देखें तो इस पास साफ साफ कहा गया है कि एक लड़की को जब तक वो बचपन में रहती है अपने पिता के प्रोटेक्शन में, एक शादी के बाद अपने पति के प्रोटेक्शन में और बुढ़ापे में अपने बच्चों के प्रोटेक्शन में हमेशा रहती है। यानी कि उसके शरीर का कोई ना कोई ओनर, कोई ना कोई स्वामी हमेशा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक ये व्यवस्था चली आ रही है। अतः प्राचीन काल में पत्नी का कोई अलग से शादी के बाद अस्तित्व नहीं होता था। पति के मन के इच्छा के अनुसार या इट इज द डिजायर ऑफ द हस्बैंड, वाइफ हैज टू मोल्ड हिज all the behavior as per the expectation of the husband. So पति के खुश रखना, ससुराल को खुश रखना, पति के बच्चों को खुश रखना ही उसका प्रथम कर्तव्य था। उसकी अपनी निजता और उसकी अपनी राइट टू प्राइवेसी जैसी बात प्राचीन काल में देखने को नहीं मिलती थी। जब हिंदू मैरिज एक्ट बना और उसके बाद तमाम भारत का संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 14 के तहत समान स्टेटस की बात की गई, समान राइट्स की बात की गई। ईच एंड एवरी पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर द लॉ एज पर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री। और उस आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लिबर्टी के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता सहित तमाम जब अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए तो धीरे धीरे वुमेन में इसकी अवेयरनेस बढ़ी। और जहाँ तक भारतीय महिलाओं की बात है तो शादी से पहले एक लड़की को तमाम राइट्स दिए गए थे, लेकिन शादी के पश्चात औरतों का जो वुमेन्स मैरिटल प्राइवेसी है उसको काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड किया गया था। लेकिन भारत में
प्राचीन भारत में जो 1950 के पश्चात से, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला बात गोविंद वर्सेस एमपी स्टेट के बाद में आया। AIR 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भारत में मैरिटल प्राइवेसी को जो है वो प्रोटेक्शन देने की बात की गई। और इसमें ये कहा गया कि प्राइवेसी में निवास, परिवार, विवाह, मातृत्व, प्रजनन, बच्चे का पालन, रिप्रोडक्टिव चॉइस और परिवार नियोजन इत्यादि तमाम चीज शामिल है। यानी कि इट इज राइट्स ऑफ ईच एंड एवरी women, though she is a married woman, despite of that she has right to use contraceptive, right to have its own productive choice, or as by the family affairs is matter, each and every matter, it is her right to take the proper decision regarding the same. तो अगर आप जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2017 की बात करें तो पुट्टास्वामी के बाद में कहा गया कि किसी व्यक्ति के, खासकर महिलाओं आफ्टर द मैरिज, जो विमेन की निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया। इस सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कोई किसी व्यक्ति की जो राइट टू प्राइवेसी होती है वो उसका मौलिक अधिकार होता है, और वैवाहिक निजता को एक महिला के शरीर के उपयोग सहित निजी निर्णय लेने में उसकी स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकारों के संबंध में समझा गया। तो ये पहला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर इस जजमेंट में कहा कि किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को आर्टिकल 21 की एक आवश्यक विषय वस्तु है, और किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो वैवाहिक महिला ही क्यों ना हो, उसकी एक सेक्सुअल ऑटोनॉमी होती है, और उसे इस ऑटोनॉमी से कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, वंचित नहीं कर सकता है। इसी जजमेंट के बाद एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया जिसमें कि पूरी की पूरी राइट टू प्राइवेसी एज बाय द women, married women is concerned, it has totally changed. The case of that judgment is Joseph Stein versus Union of India AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि उसने भारतीय उच्चतम न्यायालय ने सेक्शन 497 को की संवैधानिकता को इंडियन पिनल कोड की धारा 497, जिसमें कि एडल्ट्री को एक अपराध के रूप में घोषित किया गया था, उसकी संवैधानिकता को चैलेंज किया गया। क्योंकि जैसे कि डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल दैट भारत प्राचीन काल से ही पितृत्व सत्ता और पुरुष वर्चस्व वाला समाज रहा है। यानी कि पुरुषों की वर्चस्वता संयुक्त हिंदू परिवार से लेकर उपासनी से लेकर अगर आप देखें तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी रहा है। प्रॉपर्टी पर पुरुषों का एकाधिकार रहा है हिंदू विधि में, और इसीलिए अगर आप एडल्ट्री में लॉर्ड मैकाले ने जब 1860 में IPC बनाई थी तो उस वक्त भी एडल्ट्री को एक अपराध माना था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि, और एक साथ सबसे बड़ी बात है कि एडल्ट्री के अपराध के लिए महिलाओं को कभी भी दोषी नहीं माना गया है, बल्कि उसे एक पीड़िता के रूप में माना गया है, जिसे ऐसा करने के लिए पुरुष जो है वो बहकाता होगा। इसीलिए आर्टिकल 14 को जो समता का अधिकार है और इस गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, ये उसका वायलेशन करता है। आइडेंटिटी को हमेशा सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करने के कारण कई देशों जैसे साउथ कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, चाइना सहित 60 से अधिक देशों ने एडल्ट्री को अपराध बनाया है, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि एडल्ट्री जो है वो भारत जो वैवाहिक संस्था है उसमें कुठाराघात करती है। क्योंकि वैवाहिक संस्था में एक पुरुष और एक व्यक्ति, एक महिला जो है आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं एक छत के नीचे। कोई वैवाहिक स्थिति के दौरान कोई भी पार्टनर, कोई भी स्पाउस जो है एक दूसरे के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ अगर सेक्स करता है तो ये एडल्ट्री का अपराध माना जाता है। तो लेकिन भारत में जो है बदलती सामाजिक और नैतिक स्थितियों के साथ साथ इसकी प्रासंगिकता भी खो रही थी। अतः इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था, जहाँ तक याचिकाकर्ता का तर्क था, उस केस में कहा गया कि महिला अपने पति की संपत्ति होती है। इसके जो प्रावधान होते हैं एडल्ट्री में कि अगर पुरुष जो है अपनी पत्नी के एडल्ट्री में अपनी सहमति देता है तो ये अपराध नहीं होगा।
लेकिन अगर अपनी सहमति नहीं देता है तो ये एडल्ट्री का अपराध होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट कि एडल्ट्री जो है एक ऐसा अपराध है जो वैवाहिक स्थिति के दौरान किया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज one spouse of the marriage is indulge the sexual intercourse of the third party apart from the other spouse। यानी विवाह के दौरान अगर कोई एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ उसकी सहमति से सेक्स करता है तो ये विवाह, ये जो है अपराध जो है एडल्ट्री का अपराध कहलाया जाएगा। लेकिन इसमें महिला को कभी भी दोषी नहीं माना जाता है, क्योंकि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में महिलाओं को दोषी मानने से संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि अगर, लेकिन इस अपराध के लिए जरूरी है कि पति ने अपनी सहमति नहीं दी। अगर पति की सहमति से महिला किसी पर पुरुष के साथ, उसकी पर पुरुष की सहमति के साथ सेक्स करती है तो ये अपराध नहीं। यानी कि पुरुष की सहमति और असहमति, यानी कि सहमति क्यों दे रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि पुरुष ने उसको अपनी प्रॉपर्टी माना है कि अगर सहमति देगा तो अपराध होगा, सहमति नहीं देगा तो अपराध नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो है एडल्ट्री सहमति नहीं है तो ये एडल्ट्री का अपराध होगा। ये जो है आर्टिकल 14 और 21 का स्पष्ट वायलेशन करता है। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि एडल्ट्री जो है महिलाओं को उसकी वैवाहिक जीवन को बचाता है, और साथ ही साथ महिलाओं को जो है वो गरिमापूर्ण जीवन जीने के उसके जो राइट्स हैं उसके अगेंस्ट जो है ये एडल्ट्री का अपराध होता है। अगर आप इस बात को देखें तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कभी भी पति जो है अपनी पत्नी की शरीर का स्वामी नहीं हो सकता है, वो पति के अधीन नहीं हो सकती है, चाहे भले से उसकी शादी हो गई हो, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो सर्वोपरि मानी जाएगी। और आफ्टर द मैरिज ईच एंड एवरी हर पर्सनल राइट्स, यानी कि जो गोविंद दयाल के केस में कहा गया था कि राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस, राइट टू परिवार नियोजन, राइट टू फैमिली प्लानिंग, इस सभी तमाम तरह के राइट्स में जो है उस समय उसकी प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। अगर वो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर के साथ कोई भी इस्तेमाल जो है वो आर्टिकल 21 का और 14 का ब्लेटेंट वायलेशन माना जाएगा। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो एडल्ट्री का अपराध था उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, और अब एडल्ट्री के अपराध में किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। तो जहाँ इस केस के जजमेंट तक पहुँचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम केसेस को हवाला दिया था, जैसे यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस बॉम्बे राज AIR 1954, सौमित्री विष्णु वर्सेस भारत संघ AIR 1985, वी रेवती वर्सेस भारत संघ AIR 1988, W कल्याणी वर्सेस पुलिस निरीक्षक AIR 2012। सुप्रीम कोर्ट इन तमाम वादों में सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो है एडल्ट्री को संवैधानिक घोषित किया गया था, और एडल्ट्री को कहा था कि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ये इसको प्रोटेक्ट करती है, शादी के बाद किसी स्पाउस को दूसरे के साथ सेक्स करने से रोकती है, अतः ये मैरिज रूपी संस्था को बचाने में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए इन तमाम वादों में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री के अपराध को संवैधानिक माना, और लॉर्ड मैकाले ने भी इसे संवैधानिक माना था, इसीलिए उसने इसे IPC के अंतर्गत 497 में जगह दी और 7 साल की कारावास की सजा उस व्यक्ति को दी जो एडल्ट्री के अपराध में लिप्त है। लेकिन जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में इन तमाम केसेस को, इन तमाम तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए एडल्ट्री को जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया। जहाँ तक राइट टू मैरिटल प्राइवेसी की बात कर रहे हैं तो भारत में इस वक्त तमाम ऐसे वैवाहिक जुडिक्शन वाले सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 304B, सेक्शन 306, सेक्शन 494 बाइगेमी, सेक्शन 498A जो है डाउरी हरासमेंट से केसेस या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से संबंधित केसेस, डाउरी प्रोविजन एक्ट से संबंधित, ये तमाम ऐसे लॉज हैं जो
वैवाहिक स्थिति में जो है वो पति पत्नी के ऊपर लागू होते हैं। तमाम सेक्शंस ऐसे देखने को आ रहे हैं कि 498 का वायलेशन हो रहा है, 498 ए का स्त्रियों के द्वारा वायलेशन हो रहा है, या पति या स्त्री जो है दौरी डेथ का झूठा आरोप लगा कर अपने पति के परिवार को पूरी तरह से उसको जेल के और सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। तो तमाम ऐसे प्राइवेसी के नाम पर तमाम ऐसे राइट्स का वुमेन के द्वारा भी वायलेशन हो रहा है, और एज फार द मैन इज कंसर्न वो भी प्राइवेसी के अधिकार के तहत वो पत्नी के ऊपर वो डोमिनेंट होने का प्रयास करता है। यहाँ पर जो प्राइवेसी की बात हो रही है कि राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत महिला से उसकी स्वतंत्रता, गरिमा और निजता को छीनती है, और पति की सहमति और बिना सहमति के अपराध का निर्धारण करती है। ये तमाम एडल्ट्री वाले अपराध में से, एडल्ट्री वाले वाद में से तर्क के रूप में दिया गया था। अगर आप नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की बात करें तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत सेक्स ऑटोनॉमी की चर्चा की है, और कहा है कि सेक्स ऑटोनॉमी भी राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत एक पत्नी शादी के पश्चात एक महिला की निजता के अंतर्गत आता है, और वैवाहिक स्त्री की इच्छा, उसकी दैहिक स्वतंत्रता या उसका मूलाधिकार, उसकी मौलिक अधिकार, उसकी गरिमापूर्ण जिंदगी के बारे में कभी भी पहले नहीं सोचा गया था। लेकिन पुट्टास्वामी और जस्टिस पुट्टास्वामी एंड जोसेफ स्टाइन और यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में अब ये बहस बहुत तेजी से छिड़ रही है कि क्या किसी स्त्री को जो है राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत उसकी निजता से वंचित किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक केस आया था टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया 1983 के बाद में, जब जस्टिस चौधरी ने रजिस्टर ऑफ कंजुलाइट्स की धारा, रजिस्टर ऑफ कंजुलाइट जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9, जिसमें कि रजिस्टर ऑफ कंजुलाइट्स के अंतर्गत कोर्ट जो है पत्नी को ये बाध्य करती है कि वो अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन का पुनर्निर्माण प्रारंभ करे जो अब तक छोड़ रखी थी। यानी कि पत्नी को ये विवश करती है कि वो पति के साथ हम बिस्तर हो, पति के साथ वो उसकी सेवा में तल्लीन हो, और पति जो है उसके सुख सुविधा की वस्तु मानते हुए उसके जैसे चाहे उपयोग उपभोग करे। इस आधार पर जस्टिस चौधरी ने उसे सेक्शन 9 को अनसिविलाइज्ड माना, काफ़ी ब्रूटल माना और क्रूअल माना, और कहा कि ये सब समाज में जो है रजिस्टर ऑफ कंजुअल राइट्स की डिक्री जो है वो असंवैधानिक है, और ये संविधान के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 21 का ब्लैटेंट वायलेशन करता है, जिसमें कि शादी के पश्चात महिलाओं की अपनी इच्छा होती है, उसके शरीर को उसके इच्छा के बगैर कोई भी किसी भी, चाहे उसका पति क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन ये जजमेंट 1983 में आया था, और उसके एक साल बाद ही हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह 1984, और बाद में सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार या 1984 के बाद में हरविंदर कौर के बाद में जस्टिस अवध बिहारी रस्तोगी ने, और सरोज रानी के केस में जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी और एक और जज ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ऐसी बात नहीं है कि पत्नी के शरीर का इस्तेमाल पति जो है वो सुख सुविधा के लिए करता है। शादी के बाद दोनों एक दूसरे की एक ही पहिए के दो धुरी होते हैं, दोनों साथ साथ रहकर सामान्य आपसी समर्पण से और आपसी समझ बूझ से एक वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अतः ये नहीं कहा जा सकता कि सेक्शन 9 जो है, जिसमें कि कोर्ट के द्वारा ये निर्देश आग्रह किया जाता है दूसरे पार्टी से कि वो दाम्पत्य जीवन का निर्माण जो अब तक नहीं कर रहा है वो प्रारंभ करे, ये शादी को बचाने का एक वो प्रयास कोर्ट के द्वारा होता है, जिसमें कि दोनों पक्षकार से अपेक्षा की जाती है कि इस रजिस्टर ऑफ कंजुअल राइट की डिग्री पारित होने के बाद जो है वो दोनों अपना वैवाहिक जीवन पुनः प्रारंभ करें। अतः जो शादी लगभग टूट रही है या टूटने के आधार पर है, उसमें कोर्ट के द्वारा प्रयास कर शादी को बचाया जाता है। अतः सब्यसाची मुखर्जी जी ने कहा कि ये आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन नहीं करता है, इस आधार पर उन्होंने इसे संवैधानिक माना। तो सवाल ये उठता है कि आज के समाज में जब टी सरिता का जजमेंट जो है क्या पुनः प्रभावी हो रहा है, कि क्या
स्त्रियों की प्राइवेसी जो है शादी के पश्चात जो है वो एक आर्टिकल 21 का एक आवश्यक अंग माना गया है। और स्त्री की क्योंकि यहाँ पर एक और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर भारतीय समाज में देखे तो मैरिटल रेप इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया। यानी शादी के पश्चात अगर एक पति उसकी पत्नी की उम्र 16 साल से कम नहीं है, यानी 16 साल से ज़्यादा है, तो एक स्त्री एक पति जो है अपनी पत्नी के शरीर के साथ कोई दुराचार भी करता है, यानी कि मैरिटल रेप भी करता है, तो भी भारत में अभी भी ये ऑफेंस नहीं माना गया। इसका कारण ये है कि शादी के बाद पति जो है अपनी पत्नी का शरीर मालिक होता है। और प्राचीन काल से ही जो व्यवस्था चली आ रही थी कि पति जो है अपनी शादी के पश्चात अपनी पत्नी का जैसे चाहे उपभोग कर सकता है। इस आधार पर मैरिटल रेप को कभी भी भारत में रेप की श्रेणी में नहीं माना गया, जबकि तमाम वेस्टर्न कंट्रीज में इसे रेप की श्रेणी में माना गया। अगर आप भारत में इन तमाम जजमेंट को, जो लेटेस्ट जजमेंट है उसको देखें तो ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज में से लिया गया ये सारा निर्णय है। जैसे कि अगर वेस्टर्न अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेडे के केस में 1973 में राइट टू एबॉर्शन को एक स्त्री का मौलिक अधिकार माना और कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत राइट टू एबॉर्शन भी आता है। एक दूसरा जजमेंट जो देखें, ग्रीस वर्ल्ड वर्सेस कनेक्ट 1965 के बाद में लिबर्टी ऑफ मैरिज कपल टू यूज कंट्रासेप्शन विदाउट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने कंट्रासेप्शन को यूज के बैन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शादी के पश्चात एक औरत को गर्भ निरोधक गोलियां लेने का अधिकार है, एक औरत को गर्भ कब होगा इसको इस बात की चुनने का अधिकार उसकी राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। अतः गवर्नमेंट कंट्रासेप्शन लेने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है, और रिस्ट्रिक्शन अगर लगाती है तो एक औरत की निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। स्टेट वर्सेस पैरी के बाद में एक स्टेट वर्सेस पैरीराज के बाद में सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन कोर्ट ने कहा कि एक जिस केस का फैक्ट ये था कि एक पति जो है जब उसकी पत्नी बाथरूम में नहा रही थी तो उसने उसका फोटो खींचा और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया। न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी में पत्नी के शरीर को प्रोटेक्शन में माना, भले से उसका पति क्यों ना हो, उसकी शरीर के उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका फोटो, उसके साथ कोई भी ऐसा काम जो कि पत्नी के गरिमापूर्ण जीवन जीने में अवरुद्ध करता है, पति हो तो भी वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। अतः उसके निजता का ब्लेटेंट वायलेशन माना जाएगा अगर पति इस तरह के कोई फोटोग्राफ्स खींचता है। तो कुल मिलाकर अगर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को देखें या इंग्लैंड के कोर्ट को देखें तो वहाँ पर विमेन मैरिटल प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना गया है। और आर्टिकल अगर कोई इस प्राइवेसी में का वायलेशन करता है तो इसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत, क्योंकि अब भारत में भी केएस पुट्टास्वामी या जोसेफ स्वाइन जैसे केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि विमेन के प्राइवेसी भी विमेन की प्राइवेसी वैसे ही है जैसे अमेरिकन समाज में या इंग्लैंड के समाज में विमेन की प्राइवेसी है। अतः भारत में भी जो विमेन्स मैरिटल प्राइवेसी है उसके अंतर्गत रिप्रोडक्टिव चॉइस, उसके निवास स्थान, परिवार, विवाह, मातृत्व, प्रजनन और तमाम ऐसे सेलेक्टिव डिसीजन हैं जो कि एक वैवाहिक स्त्री अपने मन से अपने इच्छा से कर सकती है। उसमें उसका पति उस अवरोध नहीं बन सकता है। अगर पति ने अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ कुछ भी करना चाहा तो ऐसी स्थिति में ये राइट टू मैरिटल प्राइवेसी के अंतर्गत आएगा और वो प्रोटेक्शन होगा। और अगर पति भी इसके खिलाफ कोई कार्य करता है तो उसे यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन अंतिम में डियर स्टूडेंट, वी हैव टू रियलाइज दैट कि ये तमाम जब हम विमेन मैरिटल प्राइवेसी की बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भारत प्राचीन काल से ही विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। और पवित्र संस्कार की स्थिति में अगर आप देखें तो विवाह के पश्चात पति पत्नी दोनों का परम कर्तव्य होता है कि एक दूसरे के शरीर के साथ सम्मानजनक और गरिमापूर्ण स्थिति को कायम रखते हुए अपने वैवाहिक स्थिति को आगे बढ़ाएं। सवाल राइट टू प्राइवेसी का नहीं है, सवाल आपसी सामंजस्य का है। अतः यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि राइट टू प्राइवेसी और रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुअल राइट्स, यानी कि
दाम्पत्य कर्तव्य प्लस राइट टू प्राइवेसी, दोनों में सामंजस्यता स्थापित की जाए। अदरवाइज अगर आप देखें तो प्राचीन काल में हमारे बाप दादाओं ने कभी भी डाइवोर्स जैसी संकल्पना को जन्म होने नहीं दिया अपने समाज में। भारत में अगर आप देखें तो 1955 से पहले कोई भी हिंदू विवाह को तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन अगर 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट बना और विवाह को तोड़ने जैसी संकल्पना, विवाह को तोड़ने जैसा चैप्टर जो है भारत अधिनियम के द्वारा प्रत्येक पुरुष और स्त्री को दिया गया कि उस शादी के पश्चात चाहे तो वो शादी को तोड़ सकती है। उसके बाद तमाम ऐसे केसेस आए और अब पुट्टास्वामी और जोसेफ साइन के केस के बाद जो है ये पूरी संभावना है कि सेक्सुअल डिज़ायर को अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया, एक छत के नीचे एक दो व्यक्तियों का संबंध नहीं बनाया गया और ये फ्रीडम दिया गया कि आफ्टर द मैरिज बोथ द स्पाउस इज फ्री टू कीप सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनी अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम द हस्बैंड एंड वाइफ, तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि विवाह रूपी संस्था पर ये कुठाराघात होगा। अतः जरूरत इस बात की है कि एक तरफ कंजुगल ड्यूटीज और दूसरी तरफ राइट टू प्राइवेसी, इन दोनों में स्पष्ट रूप से सामंजस्यता बनाया जाए जिससे कि विवाह रूपी संस्था को आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।